नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा एल्क्सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक कंटिन्यूअसली भागता जा रहा है। पिछले एक साल में 228% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। कोविड क्रैश में 500 में मिल रहा था और फिलहाल ये स्टॉक ऑलमोस्ट 9,500 तक जाता हुआ नजर आया। 19 टाइम्स के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, तो क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, वो भी सिर्फ 2 सालों में। तो इसका रीजन क्या है समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वो रीजन जान लेते हैं कि स्टॉक में इतनी बड़ी रैली क्यों देखने को मिली। ये स्टॉक हमें 19 टाइम्स होता हुआ क्यों नजर आया है। तो उसका एक रीजन है कि ऑटो सेगमेंट में ड्राइवरलेस कार के प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं, तो ये गेम चेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा Amazon, गूगल, सीमेंस, ऑडी जैसी कंपनीज को ये एआई और डिजिटल लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग बिजनेस वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है और यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस भी सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, गेम चेंजिंग हो सकता है, एक रिवोल्यूशनरी चेंज आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि हो गया ड्राइवरलेस कार, तो ऑफकोर्स मार्केट को ये डोमिनेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस की वजह से इतनी भारी तेज़ी देखने को मिली। रिसेंटली जो तेज़ी देखने को मिली है उसका रीज़न है कि MSCI इंडेक्स में इसका इंक्लूजन हो सकता है, तो नया फंड आ सकता है, उसके चलते हमें स्टॉक में तेज़ी दिखाई पड़ती है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से 97.7% का रेवेन्यू आता है। सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट सर्विसेज से 2.3%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें, मीडिया एंड कम्युनिकेशन 45.1%, ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन 41.4%, हेल्थ केयर 13.4% और अदर है 0.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, यूएसए 41.6% कंट्रीब्यूट करता है, यूरोप 33.4%, इंडिया 16.4% और अदर से 8.6%। तो इनका जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा नजर आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 27% है, ROC 35% है, जो कि अपने एवरेजेस से हमें नीचे जाते हुए नजर आते हैं, अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% का है, आपको 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज के ऊपर नजर आता है, तो अच्छी बात है। लेटेस्ट से यहाँ पर मतलब है FY21 के ये मार्जिन हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा इंक्रीज हमें दिखाई पड़ता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज भी अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छा नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, रेवेन्यू यहाँ पर 5 टाइम्स हो चुका है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। डिसेंट ग्रोथ ही यहाँ पर नजर आती है। स्टॉक में जो तेज़ी देखने को मिली है क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी काम करने की कोशिश कर रही है, कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 44.32%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.6%, अदर DII 2%, FII ऑलमोस्ट 12%, रिटेल एंड अदर्स में 38% की हिस्सेदारी है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका स्टेक 2 लाख से कम का होता है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम का होता है, तो वहां पर 30% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा नजर नहीं आता। प्रमोटर के पास अगर 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है तो और भी अच्छा होता है, लेकिन 44 भी एक रीजनेबल अमाउंट है। तो बाकी का जो स्टेक है वो तो FIIs म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिटेलर ज़्यादा इंटरेस्ट में दिखाई पड़ते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव नहीं है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 3 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 33% मानी एक ही एनालिस्ट यहाँ पर मान रहा था कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। अब लेवल्स आप देखिए, सारे लेवल्स में आपको गिरावट नजर आती है। हायर साइड पे भी 16% की गिरावट है, मीडियन 37%, लोअर साइड पे 58%। इसका मतलब क्या है, जो एक एनालिस्ट बुलिश चल रहा था उसके हिसाब से भी 7300 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक में भयंकर तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट ही कवर नहीं कर रहा है कि इससे भी ज्यादा तेजी हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं जो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर बुलिश चल रहे थे उनका जो प्रोजेक्शन था उससे भी काफी ज्यादा स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया है। 53,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है, 105 का PE रेशियो है, तो क्लियरली बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, ओवर वैल्यूएशन भी इसे कहा जा सकता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में 6000 के लेवल से भागते हुए 9000 तक जाता हुआ नजर आया। एक ही महीने में 50% के शानदार रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं और वॉल्यूम के साथ हमें बाइंग होती हुई नजर आती है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी दिखाई पड़ते हैं। 2022 में आप देख पाएंगे अच्छे वॉल्यूम्स थे। एक्चुअली 2021 में शुरुआत में वॉल्यूम्स आए, उसके बाद कोई खास वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं पड़ा था। फिलहाल हमें वॉल्यूम में एक स्पाइक नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें, डेली आरएसआई 69 है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पर हमें पता चलता है 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। वीकली आरएसआई 76 का लेवल है, तेज़ी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्लाइटली ओवरबॉट कंडीशन भी दिखाई पड़ती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे क्लियरली एक रॉकेट बनता हुआ नजर आया है। बीच में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि टाइम स्पेंड किया है, एक आध महीने इसने पॉज लिया, वापस भागता हुआ नजर आता है, तो भयंकर बुलिशनेस यहां पर दिखाई पड़ती है। मंथली आरएसआई 82 है। यहां पर पहले जो मंथली आरएसआई चल रहा था काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे चल रहा था 94, वहां से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। प्राइस करेक्शन तो ज़्यादा नहीं हुआ था। आरएसआई गया मतलब नीचे मोमेंटम कम होता हुआ नजर आया, वापस हमें मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल हमें चार्ट पर नजर आता है कि इसका जो एक ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आया। कई बार यहाँ पर सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था टाटा एलेक्सी पे, अक्टूबर या नवंबर में, इसी जोन में कहीं पर बनाया था। मेरा मानना था अब स्टॉक का ये टॉप बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली, फिर से ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन तुरंत हमें नीचे आता हुआ नजर आया। तो ये मेरे हिसाब से एक सिग्नल होता है कि स्टॉक में वीकनेस है और ये जो सपोर्ट था वो भी हमें टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन थोड़ा बहुत ये वीक हुआ और वापस हमें भागता हुआ नजर आया। तो आप समझ सकते हैं, मैं यहां पर 6000 पे सोच रहा था कि स्टॉक में गिरावट होगी, वहां से भी ये स्टॉक हमें 50% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। तो अभी फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है तकरीबन 8000 के आसपास है, ये रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला और यहीं से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो गिरावट होती है तो यहाँ से हमें बाइंग होती हुई नजर आ सकती है। अगर ये लेवल भी नहीं आता है तो वापस हमें 7000 का लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लिया तो 7000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा भाग चुका है तो खरीदने में भी ऑफ कोर्स डर तो लगता है। आपको लगे ना लगे, मुझे तो बहुत लगता है। तो मेरा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, जब भी अपने सपोर्ट के आसपास आए हम खरीद सकते हैं। यहां पर आप ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं, कौन से मूविंग एवरेज पे जनरली ये सपोर्ट लेता है। जनरली आप देख पाएंगे 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है। तो बाय चांस स्टॉक आपको 20 डेज के मूविंग एवरेज पे मिलता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट टर्म का ट्रेड ले सकते हैं। अब मिड टर्म के बारे में बात करें तो मिड टर्म के लिए हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे 8000 और बाकी का 7000 का लेवल था, तो यहां पर एक्यूमुलेट करके हम एक स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, जहां पर एक्चुअली हम कंपनी में निवेश करते हैं। तो कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा नजर आता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे टाइम पे अगर हम फोमो में आकर खरीदते हैं तो ये बैकफायर हो सकता है। हमने पिछले साल देखा भी है, कितने सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे, उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए नजर आए हैं। इक्का दुक्का अभी भी ऊपर जा रहे हैं। टाटा एलेक्सी चल रहा है, केपी टेक चल रहा है, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स जो कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो चुके थे, वहाँ पर हमें उसी प्रकार की गिरावट भी देखने को मिली है। कुछ एग्जांपल दूं तो इंडिया मार्ट हो गया, वैभव ग्लोबल, आरती ड्रग्स, IOLCP, इन सारे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, एट लास्ट आपका पैसा है, आपका डिसीजन होता है, लेकिन मेरा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि एट लास्ट मार्केट में डिमांड और सप्लाई काम करती है। मैंने कई बार ये देखा है कि जब कंपनी का एक्चुअली ग्राउंड बेसिस पे काम इतना अच्छा नहीं होता है, सिर्फ प्लान बने होते हैं, मैनेजमेंट ने बता दिया होता है कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो स्टॉक एकदम से रैली करना शुरू कर देता है। 2-3 साल में वो 5 टाइम्स हो जाता है, 10 टाइम्स हो जाता है, और उसके बाद जब एक्चुअली सब कुछ सही से शुरू हो जाता है, ग्राउंड वर्क भी आपको होता हुआ नजर आता है। जो भी उन्होंने सपोज ऐसा कहा कि हम ये कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाले हैं, तो जब वो प्लांट बन जाता है, उससे रेवेन्यू आना शुरू कर देता है, उससे प्रॉफिट आना शुरू कर देता है, तब स्टॉक में तेजी खत्म हो जाती है और स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ नजर आता है। कई बार गिरावट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो मार्केट
हमेशा आगे चलता है, क्योंकि पहले ही तेज़ी आ गई, जो भी आना था सब कुछ पहले ही फैक्टर इन कर दिया है। तो अगर अभी यहाँ पर प्लांट बन भी जाता है तो ये तो हमने पहले से ही सोचा हुआ था, तो उसके बाद कोई बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल पाती है। ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये ऊपर और देखने को मिलेगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। स्टॉक कई बार 3-4 सालों के लिए हमें साइडवेज होता हुआ नजर आता है। टाटा एलेक्सी के केस में भी देखिए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी पहले बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, स्टॉक हमें कंटिन्यूसली भागता हुआ नजर आया था, उसके बाद स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ नजर आया और फिलहाल भी स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो चुका है, वो भी सिर्फ 2 सालों में। तो यहाँ पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि अभी फ़िलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस हमारे साथ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन है। तो यहाँ पर काम कीजिए, काम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ है तो ऑफकोर्स हमें बहती गंगा में हाथ धोना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम टेक्निकल्स का सहारा ले सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ काम करने के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरा व्यू है, आपका क्या व्यू है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, टेक्निकल्स तो बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं और MSCI में इंक्लूड भी हो सकता है, ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें सबसे पहले तो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, FII DII का स्टेक कम होता जा रहा है, इतनी तेज़ी आ रही है और यहाँ पर ये स्टेक कम कर रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और रिटेलर्स का स्टेक बढ़ता चल रहा है, ऑलरेडी 30% पे तो इनका स्टेक है, इससे भी ज़्यादा ये कंटिन्यूसली हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए खरीद सकते हैं, जैसा कि हमने चार्ट पर डिस्कस किया उस हिसाब से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, खरीद तो सकते हैं लेकिन बेहतर वैल्यूएशंस मिलेंगे तो अच्छा होगा, बाकी मर्जी आपकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।